नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी मीडियम बायोलॉजी में। आज हम यहाँ अपनी कक्षा 12वीं के भाग 5 को पढ़ेंगे। ठीक है, कक्षा 12वीं के अध्याय 2 के भाग 5 को पढ़ेंगे, जो कि है पुष्पीपादपों में लैंगिक प्रजनन। इसमें मैंने आपको भाग 4 तक पढ़ा दिया है। उम्मीद है आपने भाग 4 तक ठीक से पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो चलिए आज हम अपनी भाग 5 को पढ़ते हैं। भाग 5 में हम पढ़ेंगे एक बीजाणुज भ्रूणकोश का विकास। इसके पहले भी मैंने थोड़ा सा पहले वाले भाग जो भाग 4 में था उसमें मैंने इसको थोड़ा सा बताया था, एक बीजाणुज भ्रूणकोश का विकास क्या होता है। आज मैं इसको अच्छे से बताता हूँ आपको पूरी तरीके से। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए एक बीजाणुज भ्रूणकोश का विकास सबसे पहले केंद्रक समसूत्री विभाजन से गुजरता है। केंद्रक जो है सबसे पहले क्या होगा, समसूत्री विभाजन से गुजरता है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, दो न्यूक्लियट जो दो केंद्रीय होगा वो भ्रूणकोश का निर्माण करता है और फिर वे समसूत्री विभाजन से जो भ्रूणकोश का निर्माण होता है उसके बाद फिर वह क्या करते हैं, फिर से समसूत्री विभाजन से गुजरते हैं, जिससे कि 4 केंद्रीय भ्रूणकोश बनता है। और फिर 4 केंद्रीय भ्रूणकोश जो बनता है वो फिर जो नाभिक है वो 3 समसूत्री विभाजन से गुजरता है और 8 क्या बनाते हैं, केंद्रीय न्यूक्लियट भ्रूणकोश बनाता है। ठीक है, कोशिका भित्ति का निर्माण इसके बाद जो होता है, ये सारी चीज बनने के बाद क्या होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण होता है और भ्रूणकोश का निर्माण होता है। ठीक है, देखिए आप इसको जैसे जैसे मैंने लिखा है आपको वैसे वैसे ही याद रखना है। ठीक है, जैसे देखिए सबसे पहले केंद्रक क्या होगा, सबसे पहले केंद्रक समसूत्री विभाजन से गुजरता है। ठीक है, उसके बाद 2 न्यूक्लिएट, ठीक है, 2 न्यूक्लिएट केंद्रीय भ्रूणकोश का निर्माण करता है। अब वे फिर से समसूत्री विभाजन से, जैसे ही 2 केंद्रीय भ्रूणकोश का निर्माण होगा फिर से वो समसूत्री विभाजन से गुजरेंगे और फिर वो क्या बनाएंगे, 4 भ्रूणकोश बनाएंगे। ठीक है, 4 केंद्रीय भ्रूणकोश बनाएंगे। 2 जब समसूत्री विभाजन से गुजरे फिर 4 बना और फिर 4 जो फिर से समसूत्री विभाजन से गुजरे तो कितने बनाएंगे, 8 बनाएंगे। ठीक है, तो 3 बार जो है ये समसूत्री विभाजन से गुजरते हैं। पहला जो केंद्रक समसूत्री विभाजन से गुजरा तो वो 2 केंद्रीय भ्रूणकोश बनाए। ठीक है, फिर जब 2 केंद्रीय भ्रूणकोश से दूसरी बार समसूत्री विभाजन से गुजरा तो वो 4 भ्रूणकोश बनाए। ठीक है, 4 केंद्रीय भ्रूणकोश बनाए और फिर चौथा 4 जो बना वो जब तीसरी बार समसूत्री विभाजन से गुजरेगा तो वो 8 भ्रूणकोश बनाएगा। ठीक है, 8 केंद्रीय भ्रूणकोश बनाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कोशिका भित्ति का निर्माण होता है और भ्रूणकोश का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए भ्रूणकोश के अंदर कोशिकाओं का वितरण। अब देखिए ये 8 जो केंद्रक बना, इसके बाद जो है भ्रूणकोश जो बना, उसके बाद भ्रूणकोश के अंदर कोशिकाओं का वितरण, केंद्रक का वितरण कैसे किया गया है। ठीक है, देखिए अंड उपकरण जो होता है ये कहाँ स्थित होता है, यह बीजांड द्वार के सिरे पर स्थित होता है। आपको क्या पता होगा बीजांड द्वार क्या है, इससे पहले वाले भाग में आपने पढ़ा है। ठीक है, तो अंड उपकरण क्या है, यह बीजांड द्वार के सिरे पर उपस्थित होता है। ठीक है, एक अंड कोशिका तथा 2 सहायक कोशिका होती है। अंड उपकरण में क्या होता है, एक अंड कोशिका होगी, ठीक है, तथा 2 सहायक कोशिका होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए केंद्रीय कोशिका मतलब बीच में जो स्थित रहेगा। ठीक है, तो इसमें 2 ध्रुवीय नाभिक होते हैं। क्या होंगे, इसमें 2 ध्रुवीय नाभिक होंगे। ध्रुवीय नाभिक मतलब एक ऊपर और एक नीचे ध्रुव पे होंगे। ठीक है, तो ये क्या होंगे, इसमें 2 ध्रुवीय नाभिक होते हैं। आपको एनसीईआरटी में जो है फिगर दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है, आप इसको पढ़ने के बाद उसको चित्र को देखोगे तो आपको पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए प्रतिवयसांत क्या होता है, यह निभागीय सिरे पर स्थित होता है। निभागीय सिरा क्या होता है, मैंने इससे पहले आपको बताया था। ठीक है, तो प्रतिवयसांत जो कोशिका होगी यहाँ का, ये क्या होगी, ये निभागीय सिरे पर स्थित होती है। ठीक है, इसके आधारीय सिरे पर 3 कोशिकाएं होती है। ठीक है, प्रतिवयसांत जो है इसके आधारित सिरे पर कितनी कोशिकाएं होंगी, 3 कोशिकाएं होंगी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं परागन। ये जो पहले मैंने भी पढ़ाया था इसको, ठीक है, इसके पहले भी मैंने आपको जो एक बीजाणु भ्रूणकोश का विकास थोड़ा पढ़ाया था पहले वाले भाग में, उससे और भी आप जब तक चारों भाग नहीं पढ़ोगे तो आपको 5वां भाग समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो जो भी मैं पढ़ाता हूँ अगर आप डायरेक्ट भाग 5 में पढ़ने लगे हो तो आप इससे पहले जाइए भाग 1, 2, 3, 4 जो मैंने पढ़ाया हुआ उसको पढ़िए, उसके बाद भाग 5 को पढ़िएगा तो आपको आसानी से समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आगे। परागन क्या है, परागकणों, ठीक है, परागकणों के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक का स्थानांतरण। ठीक है, परागकण जो है उसका जो है स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक का स्थानांतरण या संचारण को परागन कहा जाता है। ठीक है, परागकण क्या होता है, परागकोश से झरने पर, जैसा कि मैंने आपको बताया था परागकोश जब फटता है तो उससे बहुत सारे परागकण निकलते हैं। परागकण जो है जब स्त्री केसर तक जाता है तो वही है क्या है, परागकोश का जो है परागकणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक के स्थानांतरण या संचारण को क्या कहते हैं, परागन कहा जाता है। ठीक है, परागकणों का स्थानांतरण हवा, पानी, कीट और पक्षियों जैसे परागन एजेंट द्वारा होता है। ठीक है, परागकणों का स्थानांतरण कैसे होगा, परागकण कैसे स्थानांतरण करेंगे, परागकण कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, तो वो किसके माध्यम से जाएंगे, तो हवा की मदद से, पानी की मदद से, कीट होते हैं, कीट मतलब क्या हो गया, कीड़े मकोड़े, उनकी मदद से, या पक्षियों की मदद से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो ये सब क्या हो गए, परागकणों के लिए एजेंट का काम करते हैं। ठीक है,
या दो प्रकार से होते हैं। परागन जो है वो दो प्रकार से होते हैं, स्वपरागन और पार परागन, ठीक है। स्वपरागन और पार परागन, ठीक है। पराग के स्रोत के आधार पर परागन के प्रकार, ठीक है। पराग का जो स्रोत होता है, पराग का स्रोत होता है, उसके आधार पर परागकण का क्या प्रकार होता है उसको हम देखते हैं, ठीक। तो स्वपरागन, ठीक है। स्वपरागन में क्या होता है, परागन का परागकोश से उसी फूल के वर्तिकाग्र तक का स्थानांतरण को कहते हैं। स्वपरागन किसको कहते हैं, तो स्वपरागन परागकण का परागकोश से, जब परागकोश, देखिए कोई पुष्प होगा जिसमें कि नर और मादा दोनों होंगे, ठीक है। एक ही पुष्प पे जो है नर जायांग भी होगा और नरभाग भी होगा, ठीक है। तो क्या होगा, जब परागकण से जब परागकोश निकलेगा तो उसी फूल के जो जायांग है उसी के वर्तिकाग्र तक जब जाएगा वो, तो उसको क्या कहेंगे, स्वपराग कहेंगे, ठीक है, स्वपराग कहेंगे। तो स्वपरागन क्या होगा, तो परागकण का परागकोश से उसी फूल के वर्तिकाग्र तक के स्थानांतरण को कहते हैं। एक ही फूल में जब दोनों है, नर और मादा दोनों है, तो नर का जो परागकोश से परागकण निकला तो उसी पुष्प के, ठीक है, वर्तिकाग्र मतलब मादा का जो वर्तिकाग्र होता है वहां तक जब जाएगा उसके स्थानांतरण को क्या कहते हैं, स्वपरागन कहते हैं। इसमें जो है इसको किसी एजेंट का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया आपको, हवा पानी इन सब का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा, ये अपने आप एक से दूसरे पे चले जाएंगे, तो ठीक है। तो परागकण का परागकोश से उसी फूल के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण को कहते हैं। या उन पौधों में देखा जाता है जो उन्मील परागनी पुष्प पैदा करते हैं। कैसे पुष्प पैदा करते हैं, उन्मील परागनी पुष्प पैदा करते हैं। इनके बारे में आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। तो अनुमील्य परागन, ऐसे फूलों में परागकोश और वर्तिकाग्र एक दूसरे के निकट होते हैं, ठीक है। अनुमील्य परागन जो होते हैं, ऐसे फूलों में क्या होते हैं, ऐसे पुष्पों में क्या होते हैं, परागकोश और वर्तिकाग्र एक दूसरे के निकट होते हैं और ये बंद फूल होते हैं, मतलब ये चारों तरफ से बंद होंगे। तो इनमें जो है किसी तरह के एजेंट का इनको जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों जो नर और मादा भाग दोनों एक ही पुष्प में और ये चारों तरफ से बंद हैं। तो नर के अंदर जो परागकोश है जब वो फटेगा तो उससे परागकण निकलेगा और वो परागकण कहाँ जाएगा, मादा के वर्तिकाग्र पे जाएगा और वहाँ क्या करेगा, जनन करेगा, ठीक है। तो ये बंद फूल होते हैं, तो इसमें जो है आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जो परागन आसानी से हो जाता है, तो इसमें जो किसी को जो किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, किसी एजेंट की जरूरत नहीं पड़ती। तो अनुमील्य परागन क्या हो गया, ऐसे फूलों में परागकोश वर्तिकाग्र एक दूसरे के निकट होते हैं और ये क्या होते हैं, बंद फूल होते हैं, ठीक है। उन्मील परागनी पुष्प, ठीक है। उन्मील परागनी पुष्प क्या होता है, परागकोश और कलंक उजागर होते हैं, ठीक है। परागकोश और जायांग मान के चलो, वर्तिकाग्र यहाँ पे, कलंक में वर्तिकाग्र यहाँ पे होगा, ठीक है। परागकोश और वर्तिकाग्र जो है उजागर होते हैं, मतलब परागकोश और वर्तिकाग्र जो है बाहर निकले हुए होते हैं, ठीक है। वर्तिकाग्र उजागर होते हैं, मतलब पुष्प एक ही पे पुष्प पे रहेंगे, लेकिन जैसे वो बंद पुष्प थे, ये क्या होंगे, खुले हुए पुष्प होंगे, ठीक है। एक जैसे आप देखते होंगे किसी किसी पुष्प में रहते हैं, अड़हुल का फूल जैसे देखते होंगे तो उसमें क्या है, दोनों। तो जैसे देखिए अड़हुल के पुष्प में नहीं, किसी और पुष्प में आप देखते होंगे दोनों होते हैं, ठीक है। तो परागकोश और वर्तिकाग्र दोनों होते हैं एक ही पुष्प में, ठीक है। एक डंठल जो निकला हुआ रहता है, एक परागकोश होता है, दूसरा डंठल क्या होता है, वर्तिकाग्र होता है, ठीक है। तो परागकोश और वर्तिकाग्र क्या होंगे, एक ही पुष्प में होंगे और दोनों क्या होंगे, उजागर होंगे, ठीक है। तो दोनों क्या होंगे, उजागर होंगे। और एक ही पेड़ में दो पुष्प होंगे, अलग अलग पुष्प होंगे, एक मादा पुष्प, एक पे मादा भाग होगा और एक पे नर भाग होगा। एक पुष्प में मादा भाग होगा, एक पे नर भाग होगा। तो उसमें भी क्या होगा, किसी माध्यम की जरूरत पड़ेगी। जब वहां से परागकण निकलेगा, परागकोश से परागकण निकलेगा, उसके बाद वो परागकण कहीं जाएगा, ठीक है। परागकण को उस भाग पे जाने के लिए, मादा भाग पे जाने के लिए किसी एजेंट की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो कीट मकोड़े हो या पक्षी हो या हवा हो या पानी हो, किसी भी माध्यम से वो वहां जाएंगे। तो ये क्या है, तो उन्मील परागनी पुष्प कैसे होते हैं, उन्मील परागनी पुष्प होते हैं, परागकोश वर्तिकाग्र इनके उजागर होते हैं, ठीक है। इसमें स्वपरागन कठिन होता है। क्यों स्वपरागन कठिन होता है, क्योंकि ये उजागर होते हैं, ये बंधे हुए पुष्प नहीं होते। तो इनमें क्या होगा, किसी भी माध्यम का जरूरत पड़ेगा। किसी माध्यम का जरूरत पड़ेगा मतलब क्या, तो हवा का जरूरत पड़ सकता है, पानी का जरूरत पड़ सकता है, ठीक है। कीट मकोड़े, किसी भी चीज का जरूरत पड़ेगा जो इसके परागकण को एक जगह से दूसरे जगह ले जाए, मतलब एक पुष्प से दूसरे पुष्प पे ले जाए, ठीक है। नर भाग से मादा भाग पे ले जाए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, स्वपरागन कठिन होता है। इस परागन के लिए परागन एजेंट की आवश्यकता होती है। इसमें जो है परागन के लिए परागन एजेंट की आवश्यकता होती है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको। ऐसे फूलों में परागकोश और वर्तिकाग्र एक दूसरे के निकट होते हैं। ऐसे फूलों में क्या होते हैं, परागकोश और वर्तिकाग्र एक दूसरे के निकट होते हैं। ये खुले हुए पुष्प होते हैं, ठीक है। कुछ पौधे, देखिए कुछ पौधे, जैसे आपको एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल जितने भी मैं बताता हूँ आपको याद रखना है, ठीक है। कुछ पौधे जैसे वायोला, ठीक है, ऑक्सिलिस और कैमलिना दोनों प्रकार के फूल पैदा करते हैं। इसमें जो दोनों प्रकार के फूल होंगे, ठीक है, कौन कौन से फूल होंगे, तो उन्मील परागनी पुष्प भी होंगे, अनमीली परागनी पुष्प भी होंगे। तो वो कौन कौन से पौधे होंगे, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ऐसे पौधों का नाम बताइए जिसमें अनमूल्य परागन और उन्मील परागनी पुष्प दोनों होते हैं, ठीक है।
तो अब क्या होता है, वायोला, ऑक्सिलस और कमेलिना दोनों प्रकार के पुष्प पैदा करते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। यहाँ पे अभी जो है वीडियो थोड़ा रेगुलर नहीं आ रहा है इस चैनल पे, ठीक है, आपके लिए जो वीडियो मैं रेगुलर नहीं डाल पा रहा हूँ, तो अगले वीक से, अभी कुछ थोड़ा शेड्यूल बिजी चल रहा है, तो अगले सप्ताह से जो है आपको टाइम पे वीडियो मिलेंगी। ठीक है, हर रोज़ वीडियो, एक वीडियो हर रोज़ मिलेंगे आपको। ठीक है, देखिए स्वपरागण सुनिश्चित करने के लिए पौधों में देखा गया अनुकूलन, स्वपरागण जो होता है उसको सुनिश्चित करने के लिए पौधों में देखा गया अनुकूलन। ठीक है, उभयलिंगीपन, उभयलिंगीपन क्या होता है, एक ही फूल में दोनों आवश्यक स्वरों की उपस्थिति, मतलब दोनों आवश्यक जो भाग हैं उनकी एक ही फूल में, ठीक है, एक ही पुष्प में जो है दोनों रहेंगे। मतलब क्या रहेंगे, दोनों, एक ही पुष्प में जो मादा भाग भी रहेगा और नर भाग भी रहेगा। ठीक है, एक ही फूल में दोनों आवश्यक स्वरों की उपस्थिति है। ठीक है, एक ही फूल में जो नर और मादा भाग दोनों रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, उभयलिंगीपन कहेंगे। ठीक है, उन्मील प्राग्नि, एक ही समय में पुमंग और जयांग दोनों की परिपक्वता पराग और वर्तिकाग्र परिपक्वता की रिहाई में संकलित होते हैं। ठीक है, देखिए एक ही समय में जो पुमंग और जयांग दोनों परिपक्व होंगे और पराग और वर्तिकाग्र भी परिपक्व होंगे, तो पराग और वर्तिकाग्र जब परिपक्वता की में होंगे तो उससे जो है क्या निकलेगा, परागकोश निकलेगा, परागकोश की रिहाई होगी, परागकोश बाहर आएंगे और समकालिक होते हैं। ये क्या होते हैं, एक ही समय पे होते हैं, ये समकालिक होते हैं। ठीक है, सभी चीज जो है इनमें एक ही समय पे परिपक्व होंगे। ठीक है, अनुमूल्य परागण, एक ऐसी स्थिति जिसमें फूल नहीं खुलता है। ठीक है, अनुमूल्य परागण क्या होता है, एक ऐसी स्थिति जिसमें फूल नहीं खुलता है। ठीक है, देखिए अनुमूल्य के लाभ आपको जो भी बता रहा हूं मैं यहाँ पे शॉर्टकट से आज थोड़ा बता रहा हूँ, इससे पहले क्योंकि मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे से। ठीक है, तो अनुमूल्य परागण, अनुमूल्य परागण क्या होती है, ऐसी स्थिति होती है जिसमें जो है पुष्प क्या होंगे, खुला हुआ नहीं होगा, पुष्प नहीं खुलता, मतलब पुष्प बंद होंगे। ठीक है, अनुमूल्य परागण में क्या होंगे, पुष्प बंद होंगे। ठीक है, इससे पहले भी मैंने आपको बताया। अनमूल्य के लाभ, अनमूल्य के लाभ क्या होता है, यह किसी भी परागण कारक की अनुपस्थिति में बीज निर्माण सुनिश्चित करता है। ठीक है, या किसी भी परागण कारक की अनुपस्थिति, परागण कारक की अनुपस्थिति मतलब इनको किसी एजेंट की जरूरत नहीं है, ये खुद पर खुद बीज निर्माण सुनिश्चित कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बंद पुष्प है, ये बंधे हुए पुष्प में, ये खुले हुए पुष्प नहीं है, तो इनमें जो नर और मादा भाग है एक ही पुष्प में है, तो नर से जो परागकोश जो परागकण निकलता है वो स्त्री के वर्तिकाग्र पे जाता है और वहाँ क्या करते हैं, ये अपना परागण करते हैं। या किसी भी परागण कारक की अनुपस्थिति में बीज निर्माण सुनिश्चित करते हैं। यह पौधों के लिए सस्ता है, पौधों के लिए सस्ता है का क्या मतलब है, जैसे देखिए और सब जो पौधे हैं जो खुले हुए पुष्प हैं, ठीक है, उसमें जो है क्या होता है, वो अपने तरफ जैसे अपनी पुष्प में वो सुगंध देते हैं। ठीक है, अपनी सुगंधित पुष्प रहते हैं उसमें, तो उस पर क्या करते हैं, वो कीट मकोड़ों को या किसी भी चीज़ को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो वो आकर्षित होकर उसके पास आता है, या उसके अंदर नेक्टर आता है, जो भंवरे होते हैं या फिर मधुमक्खी वगैरह होती है जो पुष्प पे नेक्टर लेने जाती है। ठीक है, नेक्टर जो मौध बनता है जैसे, ठीक है, तो नेक्टर जब पुष्प से लेने जाता है, जैसे मधुमक्खी जब देखिए किसी पुष्प पे रस चूसने गया उसका, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो रस देता है, वो रस चूसने के लालच में जाता है। ठीक है, जब वो मान के मधुमक्खी गया किसी पुष्प पे, तो वहां तो वो रस लिया, लेकिन उसके साथ साथ क्या हो गया, उसके शरीर पे परागण लग गया। ठीक है, परागकण लग गया, परागकण जब लग गया तो दूसरे पुष्प पे गया, तो दूसरे पुष्प के मान के चले स्त्री भाग पे गया, वहां भी उसने उसके रस को लिया। ठीक है, तो वहां पे क्या किया, इसके शरीर में जो परागकण लगा हुआ था उसके मादा भाग के, मादा जो पुष्प थे उसके वर्तिकाग्र पर छोड़ दिया और वहां क्या हो गया, परागकण हो गया। ठीक है, परागण हो गया। तो इस तरह से जो है जो पुष्प खुले हुए होंगे उसमें ये होगा, लेकिन ये पुष्प क्या है, बंद है, ये इनमें कोई परागण के लिए कोई भी उत्पादित कोई तत्वटी नेक्टर या सुगंध नहीं होता, तो इनको जो है ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या है, सस्ते में निपट जाते हैं। ठीक है, यह पौधा क्या है, सस्ते में निपट जाता है, इनको कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता, इसको नेक्टर नहीं बनाना पड़ता या सुगंध नहीं छोड़ना पड़ता है। तो ठीक है, यह पौधों के लिए सस्ता है। क्या पौधों के लिए सस्ता है, तो अनमूल्य परागण जो है पौधों के लिए क्या है, सस्ता, मतलब पौधों के लिए आसान है। ठीक है, क्योंकि परागण के लिए पौधों द्वारा उत्पादित कोई तटवर्ती नेक्टर या सुगंध नहीं है। अनमूल्य का नुकसान क्या होता है, अनमूल्य का नुकसान होता है उत्पादित संतानों में सीमित आनुवंशिक विविधता होती है। ठीक है, सीमित आनुवंशिक विविधता होती है। ठीक है, क्यों सीमित आनुवंशिक विविधता होती है, क्योंकि एक ही पुष्प से जो है ये नर भाग और मादा भाग है और इसी में जो है जनन करते रहते हैं, इसी में जो है ये परागण करते रहते हैं, तो इससे क्या होता है, इसमें विविधता नहीं आती है। ठीक, विविधता किस में आती है, विविधता उसमें आती है जब एक ही जाति के पुष्प हैं और एक पुष्प के परागण दूसरे पुष्प के परागण पे किसी भी माध्यम से जाते हैं और वो क्या करते हैं, वो परागण करते हैं, तो उसमें क्या होता है, विविधता होती है। लेकिन ये इसमें क्या है, एक ही पुष्प से होते रहते हैं, इसमें विविधता कम होती है, आनुवंशिक विविधता सीमित होती है। ठीक है, अब देखिए सजात पुष्पी परागण। ठीक है,
क्या दूसरा सजात पुष्पी परागन, एक ही पादप के एक पुष्प के परागणों का दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र तक का स्थानांतरण है। एक ही पादप मतलब एक ही पादप होंगे। जैसे देखिए क्या होता है, पुष्प दो प्रकार के होते हैं। एक पुष्प ऐसे होते हैं जिसे एक ही पुष्प में नर और मादा भाग दोनों होते हैं, और दूसरा क्या होता है कि एक ही पादप मतलब एक ही पेड़ पे नर पुष्प अलग होंगे और मादा पुष्प अलग होंगे। ठीक है, तो इसमें यही बताया जा रहा है कि एक ही पादप के एक पुष्प के परागणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक का स्थानांतरण है। ठीक, सजात पुष्पी परागण क्या है, एक ही पादप मतलब एक ही पेड़ होंगे, उसमें एक मादा फूल होगा और दूसरा नर पुष्प होगा। ठीक है, एक मादा पुष्प होगा दूसरा नर पुष्प होगा, और उसके जो परागणों का, ठीक है, एक पुष्प के जो परागण होंगे दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाएंगे, उसके स्थानांतरण को क्या कहते हैं, सजात पुष्पी परागण कहते हैं। ठीक है, इस स्थानांतरण में परागण के एक एजेंट शामिल होते हैं। इस स्थानांतरण में क्या होगा, परागण का एक एजेंट शामिल होगा। वो एजेंट कुछ भी हो सकता है, हवा, पानी, कीट, मकोड़े, पक्षी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस स्थानांतरण में परागण का एक एजेंट शामिल होता है, इसलिए कार्यात्मक रूप से इसे पर परागण के रूप में जाना जाता है। इसलिए कार्यात्मक रूप से इसको क्या कहा जाता है, पर परागण के रूप में जाना जाता है। लेकिन परागण एक ही पौधे से आते हैं, इसलिए आनुवांशिक रूप से यह स्वपरागण है। लेकिन इसमें क्या होता है, परागण जो है एक ही पौधे से आते हैं, इसलिए ये क्या है, आनुवांशिक रूप से। किसके रूप से, आनुवांशिक रूप से क्या है, स्वपरागण है। ठीक है, किसके रूप से स्वपरागण है, आनुवांशिक रूप से स्वपरागण है। ठीक है, अब देखिए परनिषेचन, एक ही प्रजाति के एक ही मतलब एक ही जाति के विभिन्न पौधों, ठीक है, परनिषेचन क्या होगा, एक ही जाति के जो विभिन्न पौधे होंगे, ठीक है, जिसके एक दूसरे फूल के परागकोश से परागकणों के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण। ठीक, मतलब पुष्प कुछ भी है, दो तरह का पुष्प हो सकता है, लेकिन उसका जाति एक ही है। ठीक है, वो एक ही जाति के पुष्प हैं, तो उसमें क्या होगा कि एक जाति के पुष्प से परागकोश निकला और दूसरी जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर क्या क्या निषेचन किया। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, परनिषेचन कहेंगे। ठीक, तो एक ही प्रजाति के विभिन्न पौधों के दूसरे फूल के दूसरे पुष्प के परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण को परनिषेचन कहते हैं। ठीक है, यह एकमात्र प्रकार का परागण है जो आनुवांशिक रूप से भिन्न प्रकार के परागकणों को ठीक है, परागकणों को क्या कहता है, लाता है। ठीक है, यह एकमात्र प्रकार का, ये देखिए परनिषेचन, ये क्यों ऐसा होगा, देखिए आनुवांशिक रूप से क्यों भिन्न होगा, इसलिए भिन्न होगा। ठीक है, इसलिए भिन्न होगा क्योंकि इनमें जो है एक ही जाति के विभिन्न पौधों, ठीक है, एक ही जाति के जो विभिन्न पौधों के पुष्प है, ठीक है, क्या होगा, मान के चलिए एक जाति है, उसमें दो पुष्प, दो प्रकार के पादप हैं। ठीक है, दो पुष्प के पादप हैं, तो इसमें क्या है कि एक प्रकार का जो पुष्प का पादप है उससे जो है मान के चलिए परागकोश निकला, और दूसरे प्रकार का जो पुष्प का पादप है उसके वर्तिकाग्र पर गया और वहां पे क्या किया, परागण किया। तो इसमें क्या हो गया, विविधता आएगी। ठीक है, इसके आनुवांशिक रूप में क्या विविधता आएगी। तो यह एकमात्र प्रकार का परागण है जो आनुवांशिक रूप से भिन्न प्रकार के परागकणों को ठीक कलंक में लाता है, परागकणों को लाता है। तो यह कार्यात्मक रूप से साथ ही आनुवांशिक रूप से पार परागण है। यह क्या है, तो यह कार्यात्मक रूप से और साथ ही आनुवांशिक रूप से क्या है, पार परागण है। पार परागण क्या है, तो परनिषेचन जो वो क्या है, पार परागण है। ठीक है, तो चलिए फिर आज हम यहीं तक रहने देते हैं। अभी जो वीडियो रेगुलर नहीं आ पा रही है उसके लिए सॉरी। ठीक है, अगले सप्ताह से जो है वीडियो रेगुलर आने लगेंगी, हर रोज एक एक वीडियो आपको मिलने लगेंगी। ठीक है, उम्मीद है कि आज मैंने आपको जितना पढ़ा है ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, ठीक है, कोई डाउट है, कोई सलाह है कि सर आप ऐसे पढ़ाओ वैसे पढ़ाओ, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो आप उसको बताएं कमेंट बॉक्स में कि सर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आया, तो मैं उसको आगे अच्छे से समझाऊंगा आपको। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले दिन, तब तक के लिए बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, जिससे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप सबको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। जल्द ही आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी लाने वाला हूँ, तो आप वीडियो को जो है रेगुलरली पूरा देखा करें। ठीक है, तब तक के लिए बाय, मिलते हैं फिर अगले दिन।